कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की जहां किसी व्यक्ति के साथ कोई बहुत ही गंभीर अपराध हुआ हो। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है, पूरी सच्चाई बयां करता है, हर एक बात बिल्कुल सच बताता है। लेकिन फिर भी कुछ महीनों बाद वो पूरा का पूरा केस अदालत से खारिज हो जाता है। अब इसलिए नहीं कि उस व्यक्ति ने झूठ बोला था या इसलिए भी नहीं कि पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जो सबसे पहली लिखित शिकायत थी उसमें ड्राफ्टिंग की एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बुनियादी गलती थी। देखिए, ये हमारी कानूनी व्यवस्था की एक बहुत ही कड़ी सच्चाई है। मतलब जब कोई अपराध होता है तो भावनाओं का उबाल आना बहुत स्वाभाविक है। बिल्कुल। लेकिन अदालतें और हमारी पुलिस मशीनरी भावनाओं पर नहीं चलती। वो सिर्फ तथ्यों और तय प्रक्रियाओं पर काम करती हैं। सही बात है। और मुझे लगता है कि सच्चाई का होना ही काफी नहीं है, बल्कि उस सच्चाई को एक कानूनी ढांचे में कैसे पेश किया जाता है, ये ज्यादा मायने रखता है। एकदम सही कहा आपने। अगर वो शुरुआती दस्तावेज जिसे हम फॉर्मल क्रिमिनल कंप्लेंट या औपचारिक आपराधिक शिकायत कहते हैं, अगर वही तकनीकी रूप से कमजोर है तो फिर सबसे सच्चा मामला भी औंधे मुंह गिर सकता है। हाँ, और इसीलिए आज के इस गहन विश्लेषण का मकसद ठीक इसी समस्या को सुलझाना है। तो आज हमारे पास मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स की एक बेहद महत्वपूर्ण सीरीज है जिसका नाम है एफआईआर से फैसले तक। इसके विस्तृत नोट्स हमारे पास हैं। और इसके साथ ही अमन बाजपेयी जी के भी कुछ काफी इंसाइटफुल रिसर्च नोट्स हैं इस विषय पर। बिल्कुल। तो हमारा काम आज इस पूरी प्रक्रिया को डीकोड करना है। हम उस भारी भरकम जो डराने वाले कानूनी भाषा होती है ना, उसे हटाकर ये समझेंगे कि बिना किसी लीगल बैकग्राउंड वाले इंसान के लिए एक सही शिकायत ड्राफ्ट करने का एक स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए। और इस विषय की जो प्रासंगिकता है वो बहुत ज्यादा है। मतलब एक आम धारणा होती है लोगों में कि बस पुलिस के पास जाकर अपनी कहानी सुना देनी है और उनका काम शुरू हो जाएगा। हाँ, ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं। लेकिन इन सीरीज के दस्तावेजों का जब हम अध्ययन करते हैं तो साफ पता चलता है कि वो जो पहली लिखित शिकायत है वो भविष्य के किसी भी कानूनी संघर्ष की सबसे अहम नींव होती है। अगर वो नींव ही तिरछी है तो उस पर न्याय की इमारत तो कभी खड़ी हो ही नहीं सकती। लेकिन जरा रुकिए, मुझे यहाँ एक बुनियादी उलझन हो रही है। मान लीजिए किसी के घर में चोरी हुई है या किसी के साथ कोई शारीरिक हिंसा हुई है। वो इंसान तो गहरे सदमे में होगा, डरा हुआ होगा। हाँ, स्वाभाविक है। तो ऐसे में क्या ये उम्मीद करना बहुत ज्यादा नहीं है सिस्टम की तरफ से कि वो व्यक्ति शांत दिमाग से बैठे और एकदम परफेक्ट बिना किसी गलती वाला एक कानूनी निबंध लिखे? देखिए, ये बहुत ही जायज सवाल है और ये हर उस इंसान के मन में आता है जो कभी भी थाने गया हो। लेकिन इसे हमें सिस्टम की संवेदनहीनता की तरह देखने के बजाय एक पुलिस अधिकारी के नजरिए से समझने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, वो कैसे? मतलब एक ड्यूटी ऑफिसर जो थाने में बैठा है, उसके पास दिन भर में 50 अलग-अलग तरह के मामले आते हैं। कभी जमीन विवाद, कभी धोखाधड़ी, तो कभी सड़क हादसे या मारपीट। बाप रे, 50 मामले रोज के। हाँ, और वो अधिकारी कोई काउंसलर या थेरेपिस्ट तो है नहीं, वो एक इन्वेस्टिगेटर है। अगर शिकायत सिर्फ भावनाओं और गुस्से से भरी होगी लेकिन उसमें बुनियादी तथ्य ही गायब होंगे तो उस अधिकारी को पता ही नहीं चलेगा कि उसे किस दिशा में जांच शुरू करनी है। अच्छा, मैं समझ रही हूँ। तो इसका मतलब यह है कि पुलिस अधिकारी को ये समझने के लिए कि असल में अपराध हुआ क्या है, एक बिल्कुल स्पष्ट और सीधा ढांचा चाहिए। बिल्कुल। तो इस ढांचे की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? मतलब एफआईआर से फैसले तक सीरीज के दस्तावेजों में इस शिकायत की एनाटॉमी के बारे में सबसे पहला कदम क्या बताया गया है? दस्तावेजों में जो सबसे पहला और अनिवार्य कदम है वो है एक अत्यंत स्पष्ट और संक्षिप्त परिचय। मतलब इस परिचय में कोई कहानी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बेसिक डिटेल्स। हाँ, इसमें सिर्फ 3 चीजें आनी चाहिए: शिकायतकर्ता का पूरा नाम और सटीक पता, और आरोपी का जितना भी विवरण उपलब्ध हो। बस पढ़ने वाले को पहले ही पैराग्राफ में ये समझ आ जाना चाहिए कि ये दस्तावेज कौन दे रहा है और किसके खिलाफ दे रहा है।
और अगर मान लीजिए ये कोई साइबर फ्रॉड का मामला है तो उसमें शिकायतकर्ता का बैंक खाता और संपर्क सूत्र वो तुरंत दिखने चाहिए उस पहले हिस्से में। ठीक है, तो परिचय तो काफी सीधा साधा है, इसमें तो शायद ही कोई गलती करे। लेकिन इसके बाद जो मुख्य घटना है उसे कैसे लिखा जाए, क्योंकि अपराध कभी भी एक साफ सुथरी लाइन में तो होता नहीं है, उसमें तो बहुत अफरा तफरी होती है ना? बिल्कुल। और आपको बताऊं, यहीं पर सबसे बड़ी और सबसे घातक गलतियां होती हैं। अच्छा। यहीं पर ड्राफ्टिंग का वो सबसे अहम हिस्सा आता है जिसे दस्तावेजों में घटनाक्रम या क्रोनोलॉजी कहा गया है। इसका नियम बहुत सख्त है। घटना को हमेशा समय के क्रम में यानी टाइम वाइज सीक्वेंस में ही लिखा जाना चाहिए। मतलब जो पहले हुआ वो पहले लिखें। हाँ, घटना की शुरुआत कब हुई, उसके बाद क्या हुआ और अंत कैसे हुआ, एकदम एक सीधी रेखा में, बिना किसी भटकाव के। ये बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म को डायरेक्ट करने की बात हो रही है। कैसे? मतलब मान लीजिए एक ऐसे पुलिस अधिकारी के लिए हम दृश्य बना रहे हैं जो उस वक्त घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं था। अब अगर कहानी में अचानक से फ्लैशबैक आने लगे या बिना किसी सिर पैर के जंप कट हों। हाँ, बिल्कुल। जैसे आज शाम 4 बजे उसने मुझ पर हमला किया, लेकिन आपको पता है 2 साल पहले भी उसने मेरे भाई को धमकी दी थी और कल तो उसने मेरा रास्ता ही रोक लिया था। अगर कोई ऐसे लिखेगा तो वो अधिकारी तो पूरी तरह से कंफ्यूज ही हो जाएगा ना? एकदम सही। उसे समझ ही नहीं आएगा कि असल में एफआईआर किस बात पर दर्ज करनी है, आज के हमले पर या वो 2 साल पुरानी बात पर। हाँ, मतलब क्लैरिटी तो पूरी तरह से खत्म हो गई। और ये जमकट वाली एनालॉजी जो आपने दी वो बिल्कुल सटीक है। सिनेमा में ये तकनीक रोमांच पैदा करती है, लेकिन एक लीगल ड्राफ्ट में ये आपके केस के लिए जहर के समान है। बाप रे। और इसका असर देखिए सिर्फ पुलिस स्टेशन तक सीमित नहीं रहता। मनीष शुक्ला जी के दस्तावेजों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि बचाव पक्ष के वकील अदालत में इसी जंप कट का फायदा उठाते हैं। वो कैसे? मतलब भविष्य में इसका इतना बड़ा नुकसान कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए, आज से 5 साल बाद जब वो मामला अदालत में क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरह के स्तर पर पहुंचेगा, तो बचाव पक्ष का वकील उस पुरानी शिकायत को पढ़ेगा। अगर उसमें तथ्य आगे पीछे हैं तो वकील जज के सामने ये साबित करने की कोशिश करेगा कि शिकायतकर्ता खुद कंफ्यूज्ड है या इसकी याददाश्त कमजोर है या ये अपनी मर्जी से मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहा है। वो इसे हथियार बना लेगा। बिल्कुल। वकील कहेगा, माय लॉर्ड, इस व्यक्ति ने तो लिखा है कि 2 साल पहले भी धमकी मिली थी, तो इसने तब पुलिस को क्यों नहीं बताया? इसका मतलब आज का ये हमला भी मनगढ़ंत है। मतलब एक खराब क्रोनोलॉजी आपकी विश्वसनीयता को ही कटघरे में खड़ी कर देती है। ये तो वाकई डराने वाला है। मतलब आपकी एक ड्राफ्टिंग की गलती आपकी ही खिलाफ इतना बड़ा हथियार बन सकती है। जी हाँ। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि घटनाक्रम बिल्कुल एक मशीन की तरह लिखा जाए कि शाम 4 बजे मैं यहाँ था, 4:10 पर आरोपी आया, 4:15 पर उसने हमला किया। मतलब भावनाओं को पूरी तरह दरकिनार करके सिर्फ टाइमलाइन पर फोकस करना है। एकदम सही। और इसी के साथ हमारा अगला कदम भी जुड़ता है। देखिए, सिर्फ एक साफ सुथरी टाइमलाइन बता देना ही तो सब कुछ नहीं है ना। उस टाइमलाइन को पढ़कर ये भी तो स्पष्ट होना चाहिए कि अपराध आखिर हुआ कौन सा है। हाँ, ये भी है। अमन बाजपेयी जी के नोट्स में इस बात को बहुत प्रमुखता से उठाया गया है कि शिकायत में अपराध का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। कानूनी भाषा में इसे संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस स्थापित करना कहते हैं। यहाँ मुझे लगता है थोड़ी और गहराई में जाने की जरूरत है। एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि संज्ञेय अपराध क्या होता है? उसे तो बस इतना पता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। क्या पीड़ित को खुद ही कानून की मोटी मोटी किताबें पढ़कर धाराएं तय करनी होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिकायतकर्ता का काम धाराएं बताना नहीं है। उसका काम सिर्फ उन विशिष्ट तथ्यों को सामने लाना है जिनसे पुलिस खुद धाराएं तय कर सके। अच्छा, मतलब फैक्ट्स बताने हैं। हाँ। उदाहरण के लिए मान लीजिए सिर्फ ये लिखना काफी नहीं है कि उसने मेरे साथ धोखाधड़ी की। ये एक बहुत ही अस्पष्ट आरोप है। पुलिस तो पूछेगी ना कि धोखाधड़ी कैसे हुई। सही बात है। क्या उसने कोई फर्जी हस्ताक्षर किए या क्या उसने कोई झूठा वादा करके पैसे लिए? आपको कृत्य
यानी एक्ट को स्पष्ट करना होगा। अगर आप लिखेंगे कि आरोपी ने मुझे एक फर्जी दस्तावेज दिखाकर मेरे बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर करवा लिए, तो ये एकदम साफ हो गया। बिल्कुल, यहाँ एक साफ संज्ञेय अपराध दिख रहा है और पुलिस को तुरंत पता चल जाएगा कि उन्हें धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज करना है। मैं समझ गई। तो मतलब पुलिस के लिए कोई पहेली नहीं छोड़नी है ड्राफ्ट में, उन्हें एक बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर देनी है। जी। लेकिन यहाँ एक और बड़ी समस्या है जिस पर मुझे लगता है कि हमें चर्चा करनी चाहिए। मान लीजिए किसी ने एक बहुत ही शानदार क्रोनोलॉजिकल शिकायत ड्राफ्ट कर दी, अपराध भी स्पष्ट कर दिया, लेकिन वो सिर्फ एक कहानी ही तो है ना। अगर आरोपी सीधा कह दे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तब क्या? किसी भी कहानी को वजनदार बनाने के लिए सबूत तो चाहिए होंगे, और अगर किसी के पास घटना का कोई वीडियो ना हो तो क्या उसकी शिकायत बेकार हो जाएगी? ये एक बेहद व्यवहारिक और अहम सवाल है। लेकिन देखिए, वीडियो ना होना केस के खत्म होने का कारण बिल्कुल नहीं है। यहीं पर प्राथमिक साक्ष्य यानी प्राइमरी एविडेंस की भूमिका आती है। अच्छा। अमन बाजपेयी जी के दस्तावेजों के अनुसार आपके पास जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं, चाहे वो कोई मेडिकल रिपोर्ट हो, किसी चश्मदीद गवाह का नाम हो, कोई कॉल रिकॉर्डिंग हो या बैंक की स्टेटमेंट हो, उसे अपनी शिकायत में सही तरीके से शामिल करना होता है। लेकिन सिर्फ एक लिफाफे में भर के दे देना काफी नहीं है। तो फिर इन्हें कैसे पेश किया जाना चाहिए? क्या इन्हें किसी खास तरीके से ड्राफ्ट में लिखना होता है? बिल्कुल। दस्तावेजों में साक्ष्यों को कैटेगराइज या सूचीबद्ध करने पर बहुत जोर दिया गया है। कैटेगराइज मतलब कैसे? मतलब जब पुलिस अधिकारी आपकी इतनी लंबी शिकायत पढ़ता है तो उसे बार बार पन्ने पलटकर ये नहीं खोजना पड़े कि कौन सा सबूत किस आरोप के लिए दिया गया है। ड्राफ्ट में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि पैराग्राफ 4 में बताई गई घटना की पुष्टि के लिए बैंक स्टेटमेंट अनुलग्नक यानी एनेक्सर क के रूप में संलग्न है। अच्छा, इस तरह से पॉइंट आउट करना है। हाँ, या फिर धमकी भरे कॉल की रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में अनुलग्नक ख के रूप में नत्थी है। ये तरीका तो एक अच्छी रिसर्च थीसिस या किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसा लग रहा है मुझे, जहां हर बड़े दावे के साथ तुरंत उसका रेफरेंस दे दिया जाता है। बिल्कुल वही चीज है ये। इससे तो पुलिस अधिकारी का काम कितना आसान हो जाता होगा ना। वो एक दावा पढ़ेगा, तुरंत सबूत देखेगा और उसे मानना ही पड़ेगा कि मामला वाकई गंभीर है। ठीक यही मनोविज्ञान इसके पीछे काम करता है। जब साक्ष्य इस तरह से परोसे जाते हैं तो किसी भी जांच अधिकारी के पास इस बात को नजरअंदाज करने का कोई प्रशासनिक बहाना नहीं बचता। सही बात है। और इसी से जुड़ा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसे कानूनी भाषा में सद्भावना या बोनाफाइड इंटेंशन सिद्ध करना कहते हैं। बोनाफाइड इंटेंशन, एक पीड़ित को अपनी ही शिकायत में अपनी नीयत क्यों साबित करनी पड़ेगी? ये तो थोड़ी अजीब बात है। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसकी नीयत तो न्याय पाने की ही होगी ना। सुनने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन अदालतों में बचाव पक्ष अक्सर ये दलील देता है कि पूरी शिकायत एक आफ्टर थॉट है। आफ्टर थॉट मतलब बाद में सोची गई कहानी? हाँ, मतलब कई दिनों बाद सोच समझकर गढ़ी गई एक झूठी कहानी है। इस आरोप से बचने के लिए दस्तावेजों में स्पष्ट निर्देश है कि शिकायतकर्ता को अपने पहले किए गए प्रयासों का दस्तावेजीकरण जरूर करना चाहिए। मुझे एक उदाहरण देकर समझाइए, ये असल में कैसे काम करता है? मान लीजिए किसी के साथ कोई घटना हुई, उसने तुरंत पुलिस के 112 नंबर पर कॉल किया, लेकिन कोई पीसीआर वैन नहीं आई। फिर उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को व्हाट्सएप पर मैसेज किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 3 दिन बाद वो अपनी ये लिखित फॉर्मल कंप्लेंट ड्राफ्ट कर रहा है, तो उसे अपने इस ड्राफ्ट में स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि मैंने घटना वाले दिन रात 8 बजे 112 नंबर पर कॉल किया था, जिसका रिकॉर्ड संलग्न है। मैंने अगले दिन सुबह व्हाट्सएप पर भी सूचना दी थी। मैं समझ गई। तो ये इसलिए है ताकि पुलिस या अदालत कल को ये ना कह सके कि तुम तो 3 दिन तक चुप बैठे थे, अचानक तुम्हें कैसे याद आ गया। बिल्कुल। ये साबित करता है कि पीड़ित उसी पल से सिस्टम का दरवाजा खटखटा रहा था। उसकी नीयत बिल्कुल साफ थी, बस सिस्टम ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। एकदम सही।
ये तो किसी भी केस को अभेद बनाने का एक बहुत मजबूत तरीका है। जी, ये सद्भावना सिद्ध करने का सबसे अचूक तरीका है। और जब आप इस तरह से अपनी कहानी, अपने सबूत और अपनी नीयत साफ कर देते हैं, तब आप उस शिकायत के सबसे अंतिम और सबसे शक्तिशाली चरण पर पहुंचते हैं। अच्छा, वो क्या है? उसे प्रार्थना या प्रेयर क्लॉज कहा जाता है। प्रेयर क्लॉज। तो क्या इसका मतलब यह है कि अंत में हमें पुलिस से विनती करनी होते हैं, जैसे बचपन में स्कूल की छुट्टियों के लिए एप्लीकेशन में लिखते थे ना, कृपया करके मुझ पर दया करें, मैं ऐसा कुछ? नहीं। और यहीं पर आम इंसान सबसे बड़ी भूल कर बैठता है। देखिए, शब्द जरूर प्रार्थना है, लेकिन इसका जो टोन है वो गिड़गिड़ाने वाला या दया मांगने वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसका टोन अत्यंत प्रोफेशनल और दृढ़ यानी फर्म होना चाहिए। अच्छा। ये शिकायत का वो हिस्सा है जहां आप सिस्टम को बताते हैं कि आप उनसे क्या कार्यवाही चाहते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से एफआईआर दर्ज करने और अपराधियों के खिलाफ उचित कानूनी कदम उठाने की मांग होनी चाहिए। आप कोई मेहरबानी नहीं मांग रहे हैं, आप भारत के कानून के तहत एक नागरिक के रूप में अपना अधिकार मांग रहे हैं। ये बहुत गहरी बात कही आपने। विनती करने और अधिकारपूर्वक मांग करने में बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक अंतर होता है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से इस अधिकार को जताने के लिए ही दस्तावेजों में उन विशेष कानूनी धाराओं का जिक्र किया गया है। मैंने देखा कि मनीष शुक्ला जी की सीरीज में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की कुछ धाराओं का उल्लेख है। वे धाराएं इस ड्राफ्ट में क्या भूमिका निभाती हैं? उनकी भूमिका ही इस पूरे ड्राफ्ट की जान है। पहले जैसे हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या CRPC की धारा 154 कहते थे, अब वो नए कानून में BNSS की धारा 173 बन गई है। जब कोई भी व्यक्ति थाने में अपनी औपचारिक शिकायत देता है तो उस शिकायत के शीर्षक यानी हेडिंग में ही ये लिखा होना चाहिए कि ये आवेदन धारा 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दिया जा रहा है। ये बहुत दिलचस्प है। मुझे ये किसी साधारण गुमनाम खत और एक रजिस्टर्ड ट्रैकिंग नंबर वाली पोस्ट के अंतर जैसा लग रहा है। हाँ, सही एनालॉजी है। मतलब अगर मैं सिर्फ एक कोरे कागज पर अपनी बात लिख दूं तो वो पुलिस स्टेशन की किसी फाइल में दबकर खो सकता है जी। लेकिन जैसे ही मैं उसमें BNSS की धारा 173 लिखती हूँ तो क्या मैं उस पर एक ऐसा ट्रैकिंग नंबर लगा रही हूँ जिसे सिस्टम इग्नोर नहीं कर सकता? ये ट्रैकिंग नंबर वाली बात बिल्कुल सटीक है। देखिए, जब आप साधारण कागज पर सूचना देते हैं तो पुलिस उसे महज एक इत्तला या आम जानकारी मान सकती है, लेकिन जब वो दस्तावेज धारा 173 BNSS के तहत आता है तो एक वैधानिक तंत्र यानी स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है। अच्छा, तो फिर उनके लिए एक्शन लेना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। अब पुलिस अधिकारी के ऊपर एक कानूनी बाध्यता है कि उसे उस शिकायत पर फैसला लेना ही होगा। अगर उसमें संज्ञेय अपराध बनता है तो उसे FIR दर्ज करनी होगी। अगर वो इसे बिना किसी कारण के कूड़ेदान में डालता है तो वो अपनी ड्यूटी में कोताही बरत रहा है और उस पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। तो ये धारा उस अधिकारी को उसकी कानूनी जिम्मेदारी की याद दिलाती है। जी। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल है मेरा। हम सभी जानते हैं कि कई बार शिकायत कितनी भी मजबूत क्यों ना हो या कितनी भी अच्छी तरह से ड्राफ्ट क्यों ना की गई हो, पुलिस स्टेशन के स्तर पर FIR दर्ज करने से आनाकानी की जाती है। ये तो होता है। तो अगर वो थानेदार वो धारा 173 की एप्लीकेशन लेने से ही मना कर दे या उसे बस रख कर बैठ जाए, तब क्या? तब वो पीड़ित इंसान क्या करेगा? क्या उसका केस वहीं खत्म हो जाएगा? नहीं, कानून किसी को भी एक स्तर पर असहाय नहीं छोड़ता। बिल्कुल। और यहीं पर मनीष शुक्ला जी के दस्तावेजों में अगली सीढ़ी का जिक्र है। अगली सीढ़ी? हाँ, अगर पुलिस स्टेशन आपकी धारा 173 की शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता तो आपको निराश होकर घर नहीं बैठना है। आप ठीक उसी शिकायत को अपने सारे सबूतों और टाइमलाइन के साथ जिले के उच्च पुलिस अधिकारी के पास भेज सकते हैं। उच्च अधिकारी जैसे कि SP या DCP? बिल्कुल, SP यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या DCP। और क्या इसके लिए भी कोई अलग से कानूनी धारा है या ये बस एक साधारण शिकायत होगी? इसके लिए जो धारा लागू होती है वो है BNSS की धारा 173(3). अच्छा, 173 सबसेक्शन 3। जी,
जब आप एसपी या डीसीपी को अपना आवेदन भेजते हैं तो आप उसे धारा 173(3) के अंतर्गत ड्राफ्ट करते हैं। ये उच्च अधिकारी को बताता है कि निचले स्तर पर कानून का पालन नहीं हुआ है। एसपी के पास ये अधिकार होता है कि अगर उसे शिकायत पढ़कर लगता है कि अपराध हुआ है तो वो या तो खुद मामले की जांच कर सकता है या किसी भी पुलिस स्टेशन को तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है। इसका मतलब ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही तार्किक सीढ़ी की तरह है। पहली सीढ़ी है थाना और धारा 173। अगर वो फेल हो जाए तो दूसरी सीढ़ी है उच्चाधिकारी और धारा 173(3). एकदम सही। और मजे की बात यह है कि अगर आपकी पहली शिकायत की ड्राफ्टिंग ही खराब थी, मान लीजिए उसमें क्रोनोलॉजी गलत थी या सबूतों का जिक्र नहीं था, तो उच्च अधिकारी भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास जो कागज पहुंचेगा वो भी उतना ही कंफ्यूज करने वाला होगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। एक साधारण शिकायत और इन कानूनी प्रावधानों के तहत तैयार की गई शिकायत में यही सबसे बड़ा अंतर है। एक कमजोर ड्राफ्ट वो हर स्तर पर खारिज होता जाएगा, लेकिन एक मजबूत लीगल ब्लूप्रिंट जिसमें साफ परिचय हो, समय के अनुसार घटनाएं हो, साक्ष्यों की लिस्ट हो और सटीक धाराएं हो, वो आपकी ढाल बन जाता है। कल को अगर आपको मजिस्ट्रेट की अदालत में भी जाना पड़े तो आपका ये शुरुआती दस्तावेज एक चट्टान की तरह आपके हर दावे को सपोर्ट करेगा। ये पूरी चर्चा वाकई में आंखें खोलने वाली है। अगर हम इस पूरे विषय का एक निचोड़ निकालें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। जब कोई इंसान किसी अपराध का शिकार होता है तो वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार भी हो जाता है। सही कहा आपने। उसे लगता है कि वो जितनी ज्यादा बातें लिखेगा, अपना जितना दुख बयान करेगा, पुलिस उतनी जल्दी कार्रवाई करेगी। लेकिन आज के हमारे इस विश्लेषण से ये साबित हो गया है कि कानूनी मशीनरी इस तरह से काम नहीं करते हैं। बिल्कुल, कानूनी प्रक्रिया में भावनाओं से कहीं ज्यादा तथ्यों का महत्व होता है। और ये जानकारी किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि ये सिखाती है कि कैसे अपने साथ हुए अन्याय के शोर में से सिर्फ उन बातों को निकाला जाए जो कानून की नज़र में मायने रखती हैं। हाँ, और यही बात इस सीरीज को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। ये सिर्फ किसी वकील के लिए नहीं है, बल्कि हर उस आम नागरिक के लिए है जिसका पाला कभी भी इस सिस्टम से पड़ सकता है। आज की इस लंबी और गहरी चर्चा के बाद इस पूरे एफआईआर से फैसले तक के सफर को देखते हुए एक बहुत ही चुभने वाला विचार मेरे जहन में आ रहा है। अच्छा, वो विचार क्या है? हमने ये तो समझ लिया कि कैसे एक कागज पर सही क्रम में लिखे गए शब्द और सही कानूनी धाराओं का इस्तेमाल पुलिस और पूरी व्यवस्था को कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जरा विचार करने वाली बात है कि हमारे समाज में ऐसे कितने ही मामले होंगे, कितने ही ऐसे पीड़ित लोग होंगे जो शायद सच बोल रहे थे, जिनके साथ सचमुच अपराध हुआ था जी। लेकिन वे न्याय के लिए कभी अदालत के दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाए। इसलिए नहीं कि उनका केस कमजोर था, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी पुलिस स्टेशन की छोटी सी टेबल पर दी गई उनकी सबसे पहली शिकायत की ड्राफ्टिंग ही इतनी उलझी हुई थी कि सिस्टम ने उसे खारिज कर दिया। क्या उनका न्याय सिर्फ एक खराब ब्लूप्रिंट की वजह से छिन गया? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो इस बात को स्थापित करता है कि बुनियादी कानूनी साक्षरता कोई विलासिता नहीं है, बल्कि न्याय पाने की सबसे पहली जरूरत है। बिल्कुल, एक खराब ड्राफ्ट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, वो किसी के न्याय की हत्या हो सकता है। और इसी गहरे विचार के साथ आज के हमारे इस विस्तृत गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। इस कानूनी भूल भुलैया को समझने और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इसी तरह हम जटिल विषयों को डिकोड करते रहेंगे। तब तक सवाल पूछते रहिए और जागरूक बने रहिए।